फ्रेंड्स, तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं एक और नए टॉपिक को, जो कि है हमारा भारतीय कला एवं संस्कृति। ये हमारा नया टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है भारतीय कला एवं संस्कृति। ठीक है। इस संबंध में पहला जो टॉपिक है वह है भारतीय चित्रकला का। तो भारतीय चित्रकला के बारे में देखते हैं। चित्रकला का क्या अर्थ होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो चित्रकला का को जिसे इंग्लिश में पेंटिंग कहते हैं, कला के विभिन्न रूपों में चित्रकारी कला का सूक्ष्म प्रकार है, जो रेखाओं और रंगों के माध्यम से मानव चिंतन और भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। तो चित्रकला का अर्थ है इसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म रेखाओं और रंगों के माध्यम से मानव चिंतन और भावनाओं को व्यक्त करना। जैसे मानव के मन में कुछ आया और पहले इसने रेखाओं को खींचा, ठीक है, और विभिन्न रेखाओं को खींचने के बाद में इसमें कुछ पेंटिंग्स वगैरह कलर डाल दिया और इस तरह से अपने ये बातों को व्यक्त कर पाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, चित्रकारी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य गुफाओं में रहता था, तो उसने गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी की। धीरे धीरे नगरीय सभ्यता का विकास होने पर यह चित्रकारी गुफाओं से निकलकर वस्त्रों, भवनों, बर्तनों, सिक्कों, कागजों पर भी आ गई। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मानव जो है पहले गुफाओं में रहता था और वहाँ पे कई तरह की चित्रकारियाँ भी किया। जैसे कि आप भीमबेटका के गुफा को देखेंगे, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके गुफा को देखेंगे तो उसमें काफ़ी तरह की जो है पेंटिंग्स है, जिसे पुराने समय में मानव ने किया था जब वो गुफाओं में रहते थे। फिर जैसे जैसे मानव विकसित हुए उसके बाद में ये बर्तनों पर, फिर कपड़ों पर, फिर भवनों पर, सिक्कों पर, इन सभी चीज़ों पर पेंटिंग करना शुरू कर दिया। और अब क्या करते हैं, पेपर पर, मोबाइल में, इन सभी चीज़ों में हम लोग पेंटिंग करते हैं। चित्रकला के क्षेत्र में अजंता की चित्रकला के विकास के अद्वितीय उदाहरण है। जो अजंता चित्रकला है, यह चित्रकला के विकास के क्षेत्र में अद्वितीय है। इन चित्रों में मनोभाव का सजीव चित्रण किया गया है। कहाँ के, तो अजंता के। चलिए, यहाँ कुछ चित्रकला और उसकी विशेषताओं को दिया है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका भीमबेटका। जैसे कि हमने बताया भी था, भीमबेटका की चित्रकला, इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वानकर ने 1957-58 में किया था। जो भारतीय चित्रकला में सबसे पहले आता है नाम, वो आता है भीमबेटका का। जो भीमबेटका है, यह प्राचीन मानव के रहने का स्थान था। यहाँ गुफाओं में मानव जो है रहा करते थे और यहाँ उन्होंने पेंटिंग वगैरह भी किए थे। इसका खोज विष्णु श्रीधर वनाकर ने किया था। कब किया था, तो 1957-58 में किया था। किसका खोज, तो भीमबेटका का। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका में 700 से अधिक शैलाश्रय मिले। शैलाश्रय कहने का मतलब पत्थर का रहने वाला स्थान। तो पत्थर का रहने वाला स्थान को गुफा हम कह सकते हैं। तो 700 से अधिक गुफा मिले जहाँ मानव रहते थे। और अब आप सोच रहे होंगे कि उस तरह की तो कोई गुफा हो सकती है, तो फिर हम सबको मानव के रहने का स्थान कह देंगे। ऐसा नहीं है, जहाँ मानव रहते थे वहाँ उनके कुछ न कुछ चिन्ह प्राप्त होते हैं। और ऐसे ऐसे 700 छोटे बड़े शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं जहाँ मानव के रहने के साक्ष्य हैं, जिसमें 400 शैलाश्रय चित्रों द्वारा सज्जित है। देखिए, पेंटिंग 700 प्राप्त हुआ, जिसमें 400 शैलाश्रयों में चित्र वगैरह बने हुए थे और 300 में कुछ अलग तरह के चिन्ह प्राप्त हुए होंगे। इन चित्रों में अधिकतर आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो जो जिस काल में जिस तरह की चीज़ें होती हैं जो फेमस रहती है, उसी का पेंटिंग वगैरह भी होता है। तो उस समय ज़्यादातर आखेट होता था, शिकार होता था। आखेट का मतलब शिकार होता है, तो इसलिए उस समय की जो भी पेंटिंग्स है उसमें आखेट ज़्यादा है। कुछ चित्रों में कुछ चित्रों में आदि धर्म और जादू टोना एवं कृषक जीवन का चित्रण भी किया गया है। आप जब भीमबेटका के पेंटिंग्स को देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कुछ लोग अनाज को सिर पर रख के ढो रहा है, कुछ लोग डांस वगैरह कर रहा है, कुछ लोग किसी जानवर पर बैठ कर के शिकार कर रहा है। तरह तरह के चित्र दिखाए गए हैं।
आगे देखते हैं, लिखा है इनमें कुछ चित्रों में गेरू, खड़िया और काले रंग आदि का प्रयोग किया गया। गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया, खड़िया रंग का भी, और कुछ में काले रंग का भी प्रयोग किया गया। अगला आता है हड़प्पाकालीन चित्रकला। हम जानते हैं कि इंडिया में जो है सबसे पहला नगरीकरण हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, यानी भारत में जो सबसे पहले बार नगर बना था वो हड़प्पा था। और इस हड़प्पा नगर में कई तरह की चित्रकारी कला भी जो है मौजूद थी। चूँकि यह एक नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा जो सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। इतिहास वाले क्लास में हम लोग इसको समझेंगे, जिसमें मिट्टी के खिलौने, मुहरे, बर्तन आदि पर क्या बनाई जाती थी, चित्र, और उस पर कई तरह के डिजाइन बनाए जाते थे। अधिकांश पात्रों पर लाल रंग चढ़ाकर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। जो अधिकांश बर्तन होते थे, आज भी आप मिट्टी का बर्तन देखेंगे ऊपर से लाल कलर चढ़ा दिया जाता है, तो उस समय भी लाल कलर चढ़ा दिया जाता था और काले रंग से जो है उस पर चित्रकारी की जाती थी। यहाँ चित्रों में ज्यामितीय आरेखनों के अलावा मानव, पशु, पक्षी आदि का भी फोटो वगैरह बनाया जाता था। ठीक है, तो हम देखें कि जो पहला था भीमबेटका, वहाँ पे आखेट वगैरह का ज़्यादा था। दूसरा देखें जो हड़प्पा है वो शहरी सभ्यता है, तो इसमें मानव, पशु, वनस्पति इन सभी चीज़ों का पेंटिंग मिलता है, क्योंकि उस समय मानव आखेट कर नहीं रहे थे तो आखेट का पेंटिंग करेंगे क्यों। ठीक है, तीसरा आता है हमारा पट्टिका, स्क्रॉल पेंटिंग। पट्टिका यानी पटचित्र यानी कि स्क्रॉल पेंटिंग। यह उड़ीसा की एक परंपरागत वस्त्र आधारित स्क्रॉल चित्रकारी है। याद रखना है, पटचित्र कहाँ से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, ये किस पर है आधारित, तो वस्त्र आधारित है, जो रेखा चित्रण और वर्ण योजना के लिए अद्वितीय है। इस चित्रकारी का संपादन उड़ीसा के कलाकारों की एक जाति, उड़ीसा के कलाकारों की एक क्या है, जाति है। ठीक है, उड़ीसा के कलाकारों की एक जाति है जिसका नाम है महापात्रा, उन लोगों के द्वारा किया जाता है। तो जो पटचित्र जो कला है वो किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। और उड़ीसा के कौन सी जाति द्वारा, तो महापात्रा द्वारा ये चित्रकारी अधिक किया जाता है। इस कला के अंतर्गत सबसे पहले चित्र के किनारे को पूर्ण रूप से पूर्ण करने की परंपरा रही है। मतलब कि इसमें क्या किया जाता है, पहले किनारा को पेंटिंग कर लिया जाता है, जैसे किनारा ऐसे कोई भी डिज़ाइन है पेंट कर लिया गया और अब इसमें भरना शुरू किया जाएगा। ठीक है, किस कला में, किस कला की बात हो रही है, स्क्रॉल पेंटिंग की, यानी पटचित्र की बात हो रही है। इस चित्रकला के प्रमुख विषयों में भगवान जगन्नाथ मंदिर, कृष्ण लीला, भगवान विष्णु के अवतार, बहन सुभद्रा और भाई बलराम, रामायण तथा महाभारत जैसे पौराणिक एवं लोक कथाओं का चित्रण शामिल है। ठीक है, आगे है कुछ स्क्रॉल पेंटिंग के उदाहरण भी है। स्क्रॉल चित्रकारी या कुंडली चित्रकारी के कुछ या आप पट चित्रकारी भी कह सकते हैं के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि कलमकारी, ये कहाँ संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। कालीघाटा, ये कहाँ से है, पश्चिम बंगाल से। कालीघाटा पश्चिम बंगाल से, कलमकारी आंध्र प्रदेश से है। और आगे देखते हैं, उसी का कुछ और यहाँ पे 3 है। फड़ चित्रकला राजस्थान से है, और चेरियाल चित्रकला तेलंगाना से है, और पिछवाई चित्रकला राजस्थान से है। पिछवाई राजस्थान, चेरियाल तेलंगाना, फड़ चित्रकला राजस्थान, और उसके बाद में है कमलकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश, कलमकारी, और कालीघाटी पाटस पश्चिम बंगाल। कालीघाटी पश्चिम बंगाल, कलमकारी आंध्र प्रदेश, और उसी तरह से यहाँ पे है फड़ चित्रकला राजस्थान, चेरियाल तेलंगाना, और पिछवाई राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल पेंटिंग यहाँ पे ख़त्म होगा। अब आता है हमारा बगरू ठप्पा छपाई। बगरू ठप्पा छपाई यानी ब्लॉक पेंटिंग। यह छपाई राजस्थान के बगरू गांव में छिपा समुदाय द्वारा प्राकृतिक रंगों के साथ की जाने वाली एक पारंपरिक कला है। मतलब कि इसका नाम से ही इसका जुड़ा हुआ है इतिहास। बगरू
ठप्पा छपाई, बगरू ठप्पा छपाई। देखो छिप्पा समुदाय है, यानी वहाँ एक जाति टाइप का है छिप्पा। कहाँ? राजस्थान में। और गांव का नाम है बगरू। गांव का नाम बगरू, जाति का नाम छिप्पा, और राज्य कौन सा? राजस्थान। इससे संबंधित यह पेंटिंग है जिसमें प्राकृतिक कलर का प्रयोग करके और पेंटिंग की जाती है। बगरू छपाई में मुख्यतः लाल और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत रूप से इस कला में वन्य पुष्प, कलियां, पत्ते और मुद्रित ज्यामितियां, प्रतिरूपों का रूपांकन किया जाता है। तो जो बगरू ठप्पा छपाई है, ये बगरू गांव में शुरू हुआ था राजस्थान के, और छपाई समुदाय द्वारा, जिसमें ब्लैक एंड रेड कलर का यूज ज़्यादा किया जाता है, और ये जो कलर होते हैं प्राकृतिक होते हैं। आगे है प्रतिरूपों का रूपांकन किया जाता है। हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा पारंपरिक बगरू ठप्पा छपाई कला को संरक्षित करने हेतु राजस्थान को बगरू गांव में तितानवाला संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो तितानवाला संग्रहालय किससे संबंधित है? बगरू ठप्पा छपाई से। बगरू ठप्पा छपाई जो पेंटिंग की एक कला है, इस कला को बचाए रखने के लिए भारत सरकार ने राजस्थान में एक संग्रहालय बनवाया है जिसका नाम है तितानवाला संग्रहालय, बगरू ठप्पा छपाई को बचाने के लिए। आगे है गुजराती चित्रकला। अब गुजराती चित्रकला को देखते हैं। गुजराती चित्रकला इस शैली का प्रभाव अहमदाबाद, मारवाड़, मालवा, जौनपुर, अवध, पंजाब, नेपाल, बंगाल, उड़ीसा में देखने को मिलता है। किस कला का? गुजराती चित्रकला का। इस शैली के मुख्य विषय पर्वत, नदी, सागर, पृथ्वी, अग्नि, बादल, वृक्ष आदि हैं। तो गुजराती जो कला है ये अहमदाबाद, मारवाड़, मालवा, जौनपुर, अवध, पंजाब, नेपाल, इन सभी जगहों पर फैला हुआ है। और इस पेंटिंग में, जैसे कि हमने पहले वाले सब पेंटिंग में देखा है कि किसी में आँखें टक था, किसी में कुछ पेड़ पौधे की बनाई जा रही थी फ़ोटोज़, कुछ में कपड़े पर पत्ती फूल की बनाई जा रही थी। और ये जो गुजराती कला है इसमें प्राकृतिक चीज़ों का ज़्यादा बनाया जाता है, जैसे कि पर्वत, नदी, सागर, पृथ्वी, अग्नि, बादल, वृक्ष, इन सभी चीज़ों का पेंटिंग बनाया जाता है। राजपूत शैली इसे चित्रकला शैली की देन मानी जाती है। राजपूत शैली इसी चित्रकला शैली की देन मानी जाती है। इसमें रागमाला के चित्रों का भी चित्रण किया गया है। चौथा देखते हैं, छठा देखते हैं, यह अपभ्रंश शैली। इस शैली के चित्रों का विकास 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। इस शैली के चित्रों का निर्माण ताड़पत्र, कपड़ों, कागज पर हुआ। जो अपभ्रंश शैली है इसका जो विकास है ये शुरुआत में पेपर वगैरह पर नहीं बल्कि ताड़पत्र पर हुआ। ताड़पत्र जानते हैं कैसे बनता है? जो ताड़ होता है इसमें जो नए नए पत्ते होते हैं काफ़ी सटे हुए, काफ़ी सॉफ्ट, उनको काट करके उनको सुखा करके उन्हें तेल में कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि वो सड़े नहीं, और तब उन पर लिखा जाता था पहले, या पेंटिंग वगैरह की जाती थी। तो ताड़पत्र पर पेंटिंग करते थे, या कपड़े पर, या कागज़ पर। कागज़ पर भी ये हुआ बाद में। तो अपभ्रंश शैली इससे संबंधित था। आगे है पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला ये शैली राजपूत शैली से विशेष रूप से प्रभावित है। देखिए राजपूत शैली जो है वो मारवाड़ शैली या गुजराती शैली से प्रभावित है, और जो पहाड़ी चित्रकला है वो राजपूत शैली से प्रभावित है। इस शैली का विकास उत्तर पश्चिम हिमालय के विभिन्न पहाड़ी राज्यों में हुआ। इस चित्रकला शैली के विषय में चित्रों के विषय रूप से इस चित्रकला शैली के चित्रों में विशेष रूप से स्त्री पुरुष प्रेम संबंधों का चित्रण किया गया है। मतलब आप यूँ समझ लो, जो लविंग सीन वाले फ़ोटोज़ होते हैं उसी को इसमें बनाया जाता था पहाड़ी चित्रकला में। ठीक है। इस शैली का पर्वतीय क्षेत्रीय निवासियों की भावनाओं तथा संगीत व धर्म संबंधी परंपराओं की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। तो जो पर्वतीय लोग थे उन लोगों की जो कल्चर है, उन लोगों का जो रहन सहन है, उन लोगों की जो भावनाएं हैं उसे दिखाने के लिए इस पेंटिंग का विकास हुआ। कौन सी पेंटिंग? तो पहाड़ी पेंटिंग। पहाड़ी पेंटिंग ज़्यादातर जो है स्त्री पुरुष के लव से संबंधित है।
आगे है मधुबनी चित्रकला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए और सुनिए। इस चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ रहा है? बिहार रहा है। बिहार के कौन सा? मधुबन जिला। जो मधुबनी चित्रकला है वो बिहार के किस जिले से संबंधित है? मधुबन जिले से संबंधित है। एक छोटा सा गांव जितवारपुर है, जितवार पत्र लिखा है यहाँ पे, जितवारपुर भी कह सकते हैं, जितवार पत्र है। प्रारंभ में यह कला रंगोली के रूप में प्रसिद्ध थी। रंगोली समझते हैं ना, दिवाली वाली के समय में या 26 जनवरी के समय में हम लोग जो ज़मीन पर बनाते हैं रंग द्वारा, चूना द्वारा या अबीर कह लो, गुलाल, उसके द्वारा बनाते हैं, उसको रंगोली कहते हैं। तो जो मधुबनी चित्रकला थी शुरुआत में ये रंगोली के तौर पे बनाई जाती थी। कहाँ? तो मधुबन जिला के जितवार पत्र में। परंतु बाद में यह कपड़ों, दीवारों और कागजों पर भी बनाई जाने लगी। इस कला का विषय वस्तु मुख्य रूप से धार्मिक और लोक जीवन की कथाओं से जुड़ी है। लोक जीवन की कथाओं को भी इस पेंटिंग द्वारा व्यक्त किया जाता है। आगे है इस चित्रकला में विशेष रूप से हिंदू देवी देवताओं के चित्र, प्राकृतिक दृश्य जैसे सूर्य चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे जैसे तुलसी और विवाह के दृश्य देखने को मिलते हैं। आप बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ देखे भी होंगे, ऐसे बहुत सारे आप लोग फ़ोटो देखे होंगे। आप अपने NCERT के बुक के ऊपर देखते होंगे, पेड़ है, स्त्रियाँ हैं। तो ऐसे ऐसे जो पेंटिंग हैं वो कौन से पेंटिंग कहलाती हैं? मधुबनी शैली में। ठीक है, मधुबनी शैली का विकास कहाँ होगा? बिहार में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मुगल चित्रकला। भारत में मुगल चित्रकला का विकास सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासन काल में हुआ था। जो मुगल चित्रकला थी किसके काल में ज़्यादा विकसित हुई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां के शासनकाल में विकसित हुई। मुगल चित्रकला फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण है। फारसी और भारतीय शैली के मिश्रण को क्या कहते हैं? मुगल शैली कहते हैं। यह भारतीय और फारसी शैली के विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं का संयोजन है। यह कला जहांगीर के काल में अपने पराकाष्ठा पर थी। तो जहांगीर के समय में जो मुगल चित्रकारी थी काफ़ी फेमस थी। ठीक है, किसके समय में ज़्यादा फेमस थी? तो जहांगीर के समय में। और ये किसके समय से ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ? अकबर के समय से, जहांगीर के समय और शाहजहां। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय में मुगल चित्रकला काफ़ी फेमस हुई। और सबसे फेमस थी कहाँ? जहांगीर के काल में। सबसे फेमस कहाँ थी? जहांगीर के काल में थी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में यह चित्रकला विशेष रूप से हुमायूं के शासनकाल के दौरान विकसित हुई। मुगल चित्रकलाएं अक्सर लड़ाई, पौराणिक कहानियों, सिफा के दृश्य, वन्यजीव, शाही जीवन जैसे चीज़ों के आसपास से घूमती थी। यानी कि मुगल पेंटिंग में जो है विशेष रूप से युद्ध को दिखाया गया है, कुछ पौराणिक कहानियों को दिखाया गया है, कुछ सिफा के दृश्यों को भी दिखाया गया है और शाही जीवन से संबंधित चीज़ों को भी इसमें खूब दिखाया गया है। ठीक है, आगे है दक्कन चित्रकला। दक्कन चित्रकला, इस चित्रकला को बीजापुर के अली आदिल शाह तथा इब्राहिम शाह ने संरक्षण प्रदान किया। इस शैली में फारसी प्रभाव दिखाई पड़ता है। गोलकुंडा और अहमदनगर राज्यों तक इस कला का विस्तार हुआ था। जो दक्कन चित्रकला था, दक्कन चित्रकला, इसको बीजापुर के अली आदिल शाह और इब्राहिम ने संरक्षण प्रदान किया था। दक्कन चित्रकला को आदिल शाह और इब्राहिम शाह ने संरक्षण प्रदान किया था। यह जो चित्रकला थी ये गोलकुंडा तक फैली हुई थी, वहाँ तक भी इसका काफ़ी प्रभाव था। अहमदनगर में भी इसका काफ़ी प्रभाव था। आगे है पाल चित्रकला। ये सब उतना बहुत फेमस नहीं है, लेकिन सिर्फ देख लीजिए एक बार। पाल चित्रकला, इस कला की विषय वस्तु मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से प्रभावित रही। इस शैली का विकास बंगाल, बिहार, उड़ीसा के पाल वंश के शासकों धर्मपाल और देवपाल के शासनकाल में हुआ। इसे
पट चित्रकला भी कहा जाता है। जो पट चित्रकला हम लोगों ने ऊपर देखा है उसी से संबंधित ये भी था, लेकिन पाल चित्रकला स्पेशल इसलिए था क्योंकि ये पाल राजाओं के काल में विकसित हुआ और साथ ही यह बौद्ध धर्म से ज़्यादा प्रेरित था। इस पेंटिंग में बौद्ध धर्म की पेंटिंग्स अधिक बनाई जाती थी। उसके बाद में अब देखते हैं बीकानेर शैली को। बीकानेर शैली, इस शैली पर सर्वाधिक प्रभाव पंजाबी और दक्कनी शैली का पड़ा। तो बीकानेर जो शैली था इस पर किसका प्रभाव पड़ा? पंजाबी शैली का और दक्कनी शैली का। इसे चौर पंचाशिका शैली भी कहा जाता है। चौर पंचाशिका शैली किसको कहते हैं? तो बीकानेर शैली को कहते हैं। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित एवं पौराणिक विषयों का चित्रांकन किया गया था। इस शैली के प्रमुख कलाकार राम लाल, अली राजा, हसन राजा, रुकनुद्दीन आदि थे। जो बीकानेर शैली था इस पेंटिंग को करने वाले प्रमुख लोगों के नाम भी दिए गए हैं। कौन कौन है? तो राम लाल, अली राजा, हसन राजा, रुकनुद्दीन आदि थे। आगे आते हैं और देखते हैं किशनगढ़ चित्रकला। इस कला का प्रतिभावान चित्रकार निहाल चंद था। किशनगढ़ के नरेश नागरीदास ने इस शैली में राधा कृष्ण संबंधी काव्यात्मक कलाकृतियाँ तैयार करवाईं। यह शैली अपने श्रृंगारिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जो किशनगढ़ चित्रकला था ये किसके लिए प्रसिद्ध है? श्रृंगारिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आगे है मालवा चित्रकला। मालवा शैली अपने चमकीले और गहरे रंगों के कारण विशिष्ट है। जो मालवा शैली है वो क्यों फेमस है? तो अपने चमकीले और गहरे रंगों के कारण विशिष्ट है। माधवदास रचित रंगमाला के दृश्य इस शैली के अनुपम उदाहरण है। मालवा शैली के रंगीन चित्रों की प्रमुख श्रृंखला रस्क प्रिया है। ठीक है, जो मालवा शैली है इसमें जो एक सीरीज चलाया गया, जो पेंटिंग बनाई गई उसका नाम क्या है? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया किस पेंटिंग से संबंधित है? मालवा पेंटिंग से संबंधित है। मालवा पेंटिंग में गहरे चमकीले कलर का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो है माधवदास रचित रंगमाला के दृश्य इस शैली के अनुपम उदाहरण हैं। यानी माधवदास जो पेंटिंग बनाए हैं वो काफ़ी इसमें फेमस है। आगे है कोटा चित्रकला। ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कोटा चित्रकला, इस चित्रकला के तहत आखेट, हाथियों की लड़ाई, राजा महाराजाओं के अनेक छवि चित्र बनाए गए हैं। इन सभी चित्रों के रंग गहरे और चमकीले हैं। मेवाड़ चित्रकला, इस चित्रकला की मुख्य विषय वस्तु राधा कृष्ण की लीलाएं हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, राधा कृष्ण की लीलाओं को किस पेंटिंग द्वारा दर्शाया गया है? तो मेवाड़ चित्रकला द्वारा। यह शैली राजस्थानी जनजीवन और धर्म का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करती है। शहाबुद्दीन और मनोहर इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। शहाबुद्दीन और मनोहर इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। कौन से शैली के? तो मेवाड़ शैली के। मेवाड़ जो चित्रकला शैली है इसमें प्रमुख रूप से क्या बनाया जाता है? तो राधा कृष्ण संबंधित पेंटिंग को बनाया जाता है। ठीक है, आगे है वर्ली कला। वर्ली कला है, महाराष्ट्र अपनी वर्ली कला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। वर्ली कला कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। वर्ली कला कहाँ से है? महाराष्ट्र से संबंधित है। इस कला में वर्ली जनजातियों द्वारा अपनी रोजमर्रा की व सामाजिक जीवन की विभिन्न रचनाओं को दीवार पर चित्रित किया जाता है। सफ़ेद रंग से पोत दिया जाता है, यानी कि चूना से पुताई की जाती है, तो इसको वर्ली कला बोलते हैं। वर्ली कला कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। वर्ली कला कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, वर्ली कला कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और इसमें दीवारों पर बनाई जाती है, जीवन संबंधी आम चीज़ों को, आम बातों को कह रहा है। दीवारों पर चित्रित पेंटिंग्स ऐतिहासिक गुफाओं में चित्रित पेंटिंग से काफ़ी मिलती है। जो भीमबेटका में हम लोगों ने देखा था कि लोग अपने जीवन से संबंधित घटनाओं को, आखेट को, अपने नाच गान को, इन सभी चीज़ों को बना देते थे। जस्ट उसी तरह यहाँ भी राजस्थान में भी लोग अपने जीवन से संबंधित घटनाओं को क्या करते हैं? दीवारों पर पेंटिंग कर देते हैं। महाराष्ट्र का, सॉरी राजस्थान नहीं, महाराष्ट्र का जो वर्ली कला है वो कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला पेंटिंग आते हैं और ये है आपका कौन सा? ये आपका कलमकारी चित्रकला।
कलमकारी का शाब्दिक अर्थ है कलम से बनाया गया चित्र। यह चित्रकारी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मसूलीपट्टनम का कलमकारी चित्रकला का प्रसिद्ध केंद्र था। देखो कलमकारी जो चित्रकला है, नाम से पता चला कलम की इसमें कलाकारी है। और ये कहाँ प्रमुख रूप से प्रसिद्ध रहा है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पर इसका केंद्र माना जाता है। आगे है फर्श चित्रकला या रंगोली, फर्श चित्रकला या रंगोली पेंटिंग, ठीक है, भारत की एक प्राचीन और परंपरागत लोक कला है। इसे सामान्यतः त्यौहार, पूजा, उत्सव, विवाह आदि शुभ अवसर पर बनाया जाता है। इसमें सूखे और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। और नीचे जैसे कि हमने बताया कि ज़मीन पर विभिन्न तरह डिजाइन में कलर को भर करके अलग अलग रंगों को और रंगोली बनाया जाता था, ठीक है। यह प्रमुख रूप से अपने बिहार में फेमस था। और इसी पेंटिंग की एक कला है, एक देन है, कौन सा, मधुबनी कला। और अब वो जो है मधुबनी कला दीवारों, कपड़ों और पेपर पर भी किया जाता है। आगे है आधुनिक भारतीय चित्रकला, स्कूल के मिश्रित चित्र एवं उनके चित्रकार। देखो आधुनिक जो चित्रकला है उसमें जो कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ कलाएं हैं, वो कुछ लोगों का उसमें नाम प्रमुख रूप से आता है, उनका यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ फ़ोटो का नाम है और कुछ फेमस फ़ोटो का नाम है, और उसके जो रचनाकार हैं, चित्रकार हैं, उनका नाम दिया गया है। जैसे कि वर्तमान में एक घोड़े का पेंटिंग बड़ा फेमस हुआ है और उसके रचनाकार हैं मकबूल फ़िदा हुसैन, मकबूल फ़िदा हुसैन। नृत्य संबंधी चित्रकारी जो बनाते हैं वह हैं सैलोज मुखर्जी। काली लड़की का जो चित्र बना है वह है के.एस. कुलकर्णी, के.एस. कुलकर्णी, के.एस. कुलकर्णी। आगे है लिली, एक फूल होता है, उसका जो पेंटिंग बनाया हुआ है प्राण कृष्ण पाल। भैंस का जो पेंटिंग बनाया हुआ है नौहार चौधरी। गुमसुम लकड़ी का जो पेंटिंग बनाया हुआ है भावेश सान्याल। असहाय टाइप का जो चित्र बनाया हुआ है सतीश गुजराल। मासूरी का जो चित्र बनाया हुआ है ई कुमारिल स्वामी। उसके बाद में है परिवार संबंधी जो चित्र बनाया हुआ है आपूजी हैरूर। घर और गांधी जी का जो चित्र बनाया हुआ है हरेन दास। अलौकिक प्रेम का जो चित्र बनाया हुआ है ए अलमेलकर। सैन कक्ष का जो चित्र बनाया हुआ है गोपेन राय। ऋतु श्रृंगार का जो चित्र बनाया हुआ है नंदलाल बोस। गोवर्धन धारण का जो चित्र बनाया हुआ है शारदा चरण उकील। इसके बाद में है बालों से पानी निचोड़ती नायिका का जो चित्र बनाया हुआ है अबुल हरमान चुगताई। स्वप्न लोक का जो चित्र बनाया हुआ है नागेंद्र नाथ ठाकुर। अभिसारिका का चित्र बनाया हुआ है अरविंद नाथ ठाकुर। रूठी नायिका का चित्र बनाया है ईश्वर प्रसाद वर्मा। दोपहर का विश्राम देवी प्रसाद राय चौधरी। देखो ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपको याद नहीं करने हैं, बस एक बार देख लो, सुन लो, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना तो इसको प्रेशर लेना है कि हमें याद करना है, और ना ही इसको 3 बार 4 बार सुनने की ज़रूरत है। प्रतीक्षा संबंधी चित्र बना है छितेंद्र नाथ मजूमदार। प्याऊ का जो चित्र बनाया है वह है मनीष डे। अल्पाहार का जो चित्र बनाया हुआ है बद्री नारायण। आगे विश्व प्रसिद्ध चित्र उनके चित्रकार। देखो वो तो नहीं पूछेगा, अपने इंडिया संबंधित जो था ये विश्व वाला पूछता है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी है, तो इसको आपको काफ़ी ध्यान से देखना होगा, ठीक है, इसको आपको काफ़ी ध्यान से देखना होगा। इसमें जो 2 नंबर है ये कई एग्जामों में पूछा हुआ है। अभी CRPF के एग्ज़ाम में भी ये पूछा हुआ था फिलहाल में। बिहार पुलिस में भी एक बार ये पूछा हुआ है। बाज है, बाज का चित्र जो फेमस है वो उसे किसने बनाया, उस्ताद मंसूर ने बनाया था। मोनालिसा का जो चित्र है लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। दा विंची भी यहाँ पे कई लोग लिखता है, तो मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था, लियोनार्डो दा विंची।
लियोनार्डो द विंची। मोनालिसा का पेंटिंग आप लोग देखे भी होंगे, एक लेडी रहती है और ये काफ़ी रहस्यमय टाइप की चित्र है। आगे है स्टिल लाइफ। इसके जो रचनाकार या चित्रकार हैं वह हैं जॉर्ज कीट। द फॉल ऑफ द मैन माइकल एंजिलो। माँ मेडोना। इसके जो चित्रकार हैं वह हैं रफेल। शेषफूल किशनदास साहिब। नारी रविंद्रनाथ टैगोर। नारी का जो चित्र बनाया है वो कौन बनाया है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत माता का भी चित्र बनाए थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये संविधान के किताब पर भी छपा था जिसमें भारत माता का चित्र बना था, और वो चित्र किसने बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उन्हें काफ़ी विनम्रता वाले भाव में दर्शाया गया है, जिनके एक हाथ में किसानों वाले औजार, एक हाथ में बाल, एक हाथ में एक छोटा सा बच्चा, एक हाथ में हथियार, कई तरह की चीज़ें दिखाई गई थी भारत माता का फ़ोटो। आप देख सकते हैं गूगल करके। कल्कि अवतार का जो फ़ोटो बनाया है गगनेंद्र बनाया है, और ये काफ़ी फेमस है। गगनेंद्र ठाकुर बनाया है कल्कि अवतार का फ़ोटो। हिंदू धर्म के अनुसार जो 10वां अवतार होगा विष्णु का वो होगा कल्कि अवतार, और इसका फ़ोटो कौन बनाया है? गगनेंद्र ठाकुर। ये बड़ा फेमस है। उड़ीसा की एक दुकान का फ़ोटो बनाया है नंदलाल बसु। सह अस्तित्व असित कुमार हल्दर। द लास्ट सपर लियोनार्डो द विंची। द लास्ट सपर भी कौन बनाया है? लियोनार्डो द विंची। याद रखिएगा, द लास्ट सपर किसने बनाया है? लियोनार्डो द विंची ने, जो मोनालिसा का फ़ोटो बनाए थे। द लास्ट जजमेंट ये है माइल एंजिले ने इसे बनाया है। आगे है शकुंतला वियोग। इसको किसने बनाया है? राजा रवि वर्मा ने। ढोलकिया मकबूल फिदा हुसैन ने। मजाज ऑन बालकोनी फ्रांसिस्को गोया ने। देखिए ये वाला जो बॉक्स था ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इसलिए उधर तो एक मोनालिसा का था जो लियोनार्डो दा विंची बनाया था, एक और इधर लियोनार्डो दा विंची का है द लास्ट सफ़र। ठीक है, द लास्ट सफ़र लियोनार्डो दा विंची का है, ये आपको याद रखना है। यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी का दूगा है, एक नारी और दूसरा भारत माता, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको याद रखना है द फॉल ऑफ द मैन माइकल एंजिले। ये आपको कम से कम इतना याद जरूर रखना है। ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी।